जी वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल नेक्टोफिलिया पर। आज के हमारे गेस्ट मोहम्मद नवाज राजपूत, इन्होंने करंटली जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है वो एमफिल किया है। 2 बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं। आज का जो हमारा जो मौजू है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इसके क्या असरात हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे एजुकेशन जो निज़ाम है इसके ऊपर से क्या असरात हैं। मोहम्मद नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बाकी आपने हमें इनवाइट किया और इस अहम और जदीद मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से, कह सकते हैं आप 4-5 सालों से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में एक धूम मचा दी है और बिलखुसूस लातीनी अमेरिका और फिर यूरोप से घूमते हुए ये अब हमारे बर्र सगीर एशिया में भी अपने पाँव कदम जमा चुका है। और इसके बहुत से चैलेंजेस भी थे, बहुत से चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा नवाज, अभी अगर हम समझने की कोशिश करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, लेकिन इससे पहले जो है वो बड़ा एक बेसिक सा सवाल है, वो ये है कि वेल एजुकेटेड माइंड और एक वेल फॉर्म जो है वो माइंड, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, तो इनके क्या डिफरेंस? देखिए, ये एक बुनियादी सी टर्म्स हैं जो हमारे माशरे में राइज भी हैं। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वेल एजुकेटेड बंदा जो कि फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर लेता है, कोई डिग्री रिसीव कर लेता है, जिसने फॉर्मल एजुकेशन के मरहल तय करते हुए कोई डिग्री हासिल कर ली, तो उसको हम वेल एजुकेटेड कहते हैं। इट मीन्स कि उसने बैचलर डिग्री ले ली तो हम उसको कहते हैं ग्रेजुएटेड। अगर वो मास्टर्स कर लेता है तो हम उसको मास्टर्स तस्लीम करते हैं। जैसे कोई डॉक्टरेट कर लेता है तो उसको हम पीएचडी कहलाते हैं कि वो डॉक्टर हो गया। ये फॉर्मल एजुकेशन का एक तरीका है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन हासिल करने वाला हर शख्स अपने इल्म पर महारत हासिल कर लेता है। इसी तरीके से अगर हम वेल फॉर्म्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड, जैसे आपने कहा, इसकी तरफ वो नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि वेल फॉर्म्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड बंदा बहुत से मामलात में वेल एजुकेटेड बंदे से ज़्यादा आगे नज़र आता है। वो वजह क्या होती है? वो ना सिर्फ तालीम हासिल करता है बल्कि उस पर अमल पैरा भी होता है। एक बड़ा मशहूर फ्रेज भी है, इग्नोरेंट चाइल्डिश। ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनके पास डिग्री तो हैं, जिनके पास सनदें हैं, जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन के तमाम मराहिल तय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इल्म, वो तालीम उनके अंदर नज़र नहीं आती। बिल्कुल। तो इसको हम इग्नोरेंट चाइल्डिश, एक पढ़ा लिखा जाहिल भी कह सकते हैं। लेकिन एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल फॉर्म्ड बंदा वो होता है जो तालीम भले बुनियादी लेवल की हासिल कर ले लेकिन इल्म उसके अंदर झलकता है, जो कि फॉर्मल एजुकेशन के अलावा इनफॉर्मल एजुकेशन से जुड़ा रहता है। किताबें पढ़ता है, फिलॉसफीज़ को रीड करता है, नज़रियात देखता है, दुनिया की थ्योरीज़ को देखता है और उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है। ठीक है। अच्छा, एक मेरा ये मानना भी है कि दुनिया में 3 तरह के बड़े ही अहम इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर, वो है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। सेकंड अगर हम इसकी बात करते हैं वो है कि अपीयरेंस ऑफ लाइफ। ठीक है। और थर्ड जो है वो मैं समझता हूँ वो बड़ा अहम, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अब आर्टिफिशियल, क्योंकि आज का हमारा जो मौजू यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मैंने जो तो आपको 3 बताया कि जो मेरी जो समझ है, ये 3 बड़े अहम जो हो इंसान की तारीख के अहम इवेंट्स हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है एंड हाउ इट वर्क्स, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ठीक है, आपने एक नज़रिया तख्लीक की बात की, थ्योरी ऑफ क्रिएशन की बात की। वाकई वो एक अजीब और ना समझ में आने वाले कुछ इवेंट ऐसे दुनिया में हुए हैं जिन पर बहुत बड़ी डिबेट्स भी चली हैं। अब एक बहुत बड़ी थ्योरीज़ हैं, ये दोनों तरफ अच्छे अच्छे दलाइल भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो क्रिएशन हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये तो हमारी आंखों के सामने हुई है और देखते देखते एक चीज़ ऐसी आ गई है कि आपने एक चीज़ के अंदर समझ डाल दी है, जहानत डाल दी है। ये मसनूई जहानत कहलाती है ना एक्चुअल में। अच्छा, पहले मशीन वो करती थी जो हम उनको कमांड दे देते थे। ठीक है। वो हमारे कमांड पे मतलब गुलाम थी ना, स्टार्ट किया तो स्टार्ट, एंटर किया तो एंटर। लेकिन अब रिजेंट डिकेड में एक नई इन्वेंशन हुई है, वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत। अब ये चीज़ों को समझने भी लगा है, परखने भी लगा है, जांचने भी लगा है और उसके हिसाब से डेटा फॉर्म भी करता है, क्रिएट भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है, रीऑर्गेनाइज भी करता है, रीशेप्ड भी करता है। ये जहानत इसमें किस तरह आई, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, जो कि सबसे पहले, अगर इसमें सबसे पहले कहा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ओपन एआई कंपनी ने सबसे पहले अपना हिस्सा डाला, तो ये गलत नहीं होगा। पूरी दुनिया में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट बोट इन्वेंट करने वाली कंपनी ओपन एआई है
जिसने सबसे पहले अपना चैट बोट वर्जन चैट जीपीटी लॉन्च किया, जिसके बाद एक दुनिया में एक तरीके से एक हलचल मच गई और एक हैजान सी की कैफियत शाबिशा हो गई है कि उसके बाद से कंपटीशन की फिजा कायम हो गई। पहले तो लोग ये समझने से कासिर थे कि ये मशीन भी किसी तरीके से हमारी चीज़ें समझेंगी, ठीक है, जहानत होगी, लेकिन ये चीज़ कर दिखाया है। न्यू जितने भी लोग हैं हमारी जनरेशन में आने वाले हैं, वो आगे पता नहीं क्या क्या कमालात देखेंगे, क्योंकि हमने जिस चीज़ को जहानत दी है वो एक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, उस टेक्नोलॉजी में जहानत कैसे आई है, इसके पीछे उन लोगों की बड़ी कमांड है। उन्होंने कंप्यूटिंग कोई रिसर्च मेरे ख्याल से 12 साल चली है OpenAI की, कि किसी तरीके से इसको जहानत दी जाए, और मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये कामयाब हो गए। जब ये कामयाब हो गए हैं तो उसके बाद OpenAI के बाद DeepSeek चाइना ने एक अपना चैटबॉट लॉन्च किया, जिसने ना सिर्फ चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया बल्कि अपनी कामयाबी के लगातार कई झंडे गाड़ दिए हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर है बनिस्बत चैट जीपीटी के, अब मुकाबले की फिजा है। ठीक है, जब चैट जीपीटी 2.5 था, 3.0 हुआ, 4.0 आया है, उसमें वो चीज़ें कमियां कोताहियां पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं जो डीप सीक में थी मौजूद हैं, और उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको देखा देखी में एक टेक्नोलॉजी के बहुत बड़ा नाम, ट्विटर के न्यू CEO, मतलब जिसको हम कहते हैं न्यू, उनके जो मालिक हैं जी जी, एलन मस्क, उन्होंने भी अपना एक चैटबॉट लॉन्च कर दिया ग्रोक के नाम से। जी, अच्छा, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट भी किसी पीछे नहीं रहा। उसने जब देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम मच गई है, तो विंडोज सॉफ्टवेयर से आगे बढ़ते हुए उन्होंने भी अपना एक चैटबॉट लॉन्च कर दिया, उसको कोपायलट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो मामला चलते हुए आ रहे हैं, ये आपस में कंपटीशन की फिजा हो गई है। अब बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं दुनिया में ये जो चार तो बहुत बड़े नाम हो गए ना। सबसे पहले चैट जीपीटी, क्योंकि उसने इन्वेंशन की इसकी, फिर उसके बाद डीप सीक ने आके उसको पीछे छोड़ दिया। तीसरे नंबर पर हमारा कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का, और चौथे नंबर पर अब ये जो एलन मस्क ग्रोक लेकर आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात की जाए तो अब ये मसनूई ज़हानत आ गई। अभी चीज़ों को हम जब कमांड देते हैं तो ये चीज़ों को परखने भी लगा है और समझने भी लगा है। जो इंसान है, यानी कि जिसमें स्टूडेंट की बात करें, स्पेशल एजुकेशन जो सिस्टम है, उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये जो है फैक्ट एंड फिगर की बुनियाद पर, ठीक है, कि ये जो नॉलेज है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी जो है वो नेगेटिव चीज नहीं नजर आती, यानी कि आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इस चीज को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? देखिए, आप बात कर रहे हैं कि डेटा की एक्यूरेसी कैसे की जाए, जी हाँ, एक्यूरेसी कैसे चेक की जाए। बिल्कुल आप सही दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो भी है उस पर कभी भी मुकम्मल रिलाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, चाहे वो गूगल हो, चैट जीपीटी हो, या फिर विकीपीडिया हो। बस औकात तो ये होता है कि हमारी कोई रिसर्च की बहुत अच्छी वेबसाइट्स हों, उनको भी हैक करके डेटा मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो मतलब ये कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। एक रिसर्चर बंदा जब देखेगा किसी चीज को, तो वो पहले उसकी फैक्ट और फिगर्स को एक जगह नहीं देखेगा, वो उसको जांचने के लिए कई जराए से देखेगा। बेहतर तो ये होता है कि हम किताब से किसी चीज को देख लेते हैं, लेकिन किताब का नॉलेज भी रिलायबल है, ये भी सवालिया निशान है। लेकिन जब किताब का एक प्राइमरी सोर्स से हमें वो चीज मिल जाती है तो वो रिलायबल है, लेकिन सेकेंडरी सोर्स से उसको देखना पड़ेगा कि जो दूसरा बंदा उस चीज के हवाले से लिख रहा है तो क्या वो सही है, दुरुस्त है। अब चैट जीपीटी की अगर आप डीप सीक, चैट जीपीटी, कोपायलट, इन सब के डेटा एक्यूरेसी की आप बात की जाए तो बिल्कुल फर्क आ सकता है। लाजमी नहीं कि हम सिर्फ टोटली उन पर ही रिलायबल करें। बस औकात तो वो आपको वर्सेस की भी गलत निशानदेही कर देता है, कहीं जगह पर ट्रांसलेशन में भी डंडी लग जाती है, बहुत गलतियां करता है, खामियां हैं उसमें। अभी एक्यूरेसी पे तो काम चलता रहेगा। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं विकीपीडिया एक तो ऐसा सोर्स है जिस पर बंदा अंधाधुंध एतमाद करने लगे हैं, तो वही एक रिलायबल सोर्स नहीं है। तो चैट जीपीटी भी अभी फिलहाल ठीक है, ऐसे मराइल में जब रिलायबल नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अब वो 80% डेटा एक्यूरेट हो देता है। लेकिन कुछ चीजों में जब आप उससे डीप सवाल करते हैं, डीप गहराई में जाकर एक चीज पूछते हैं जो उसके पास डेटा नहीं होता, तो गलत जवाब देता है। अभी आप उसको सर्च करें और कहें कि मैंने फला मौजू पर आर्टिकल लिखना है, इसमें मुझे रेफरेंसेस चाहिए, शिकागो मैनुअल स्टाइल के चाहिए, एपीएस स्टाइल के चाहिए, मुझे रेफरेंसेस के साथ ये आर्टिकल लिख कर दें। मैं आपको कहता हूं उसमें जितने आर्टिकल होंगे वो सब फेक होंगे। ठीक, क्योंकि मैंने चेक किया है, और जब मैं उन आर्टिकल्स पर, उनके पेज पर, उन जगह पर गया हूं तो वो चीज लिखी हुई नहीं होती। वो एक जो इसकी जहानत है उससे ये उस चीज को प्रोड्यूस करता है कि फला राइटर ने इस हवाले से लिखा हुआ है,
लेकिन वो एक्यूरेट बात नहीं लिखता। जैसे अगर किताब का टाइटल है द लाइफ बिगिंस, तो अब वो जाकर वो लिख रहा है कि यहाँ पर युवाल नोहा ने ये लिखा है, ठीक है, डार्विन ने ये लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट वो चीज नहीं होती। लेकिन उसको थोड़ी सी जानत थी कि किसने इस मौजू पर लिखा हुआ है, इसलिए उसका हवाला देता है। तो इसके हवालों पर बिल्कुल, साइटेशन पर, रेफरेंसेस पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं किया जा सकता। वो आपने खुद रिसर्च करनी है। ये जस्ट जो डेटा आम है, जर्नल है, जैसे पता है कि पाकिस्तान के बानी कौन है, ठीक है, इंडिया के बानी कौन है, ठीक है, पता है इंडिया का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, करंट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये इसकी इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। लेकिन जो हम स्पेसिफिकली किसी चीज के डीप में जाएंगे तो उसमें इसमें गलतियां पाई जाती हैं। इस पे एक्यूरेसी पे काम चलता रहेगा और मुमकिन है कि आगे जाकर ये एक्यूरेसी 100% भी हो जाए। ठीक ठीक। अच्छा, अब जो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एआई जो है वो बिगेस्ट चैलेंज ये नहीं है कि वो कितना फास्टर काम करता है, ठीक है, और कितना जो है वो उसकी डेवलपमेंट जो है या उसकी फैंसी। बेसिकली जो है वो एआई का जो बिगेस्ट जो चैलेंज है वो ये है कि जो मोर एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फ्री एंड फेयर, और उसमें बाइसनेस ना हो, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, ये जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं, मसनूई ज़हानत लॉन्च करने वालों के भी जहन में थी कि कैसे इसको ब्याज फ्री बनाया जाए, कैसे इसको ऐसी मौज़ूआत पर रखा जाए कि ज़्यादा वो ना हो। तो उन्होंने इन पर काम किया। तो उन्होंने फिर इसको जनरेटिव जो मोड था इन्होंने ऑटो कर दिया। उसमें क्या होता है, वो चैट जीपीटी, डीप सीक या फिर को पायलट, ये ग्रोक आपके डेटा को रीड करता रहता है। आप कभी अपनी मालूमात देंगे ना तो लिखा हुआ आएगा मेमोरी अपडेटेड। अच्छा, वो मेमोरी अपडेटेड क्या होता है, वो आपकी माइंड को रीड कर रहा होता है। उसमें ये जानत भी है कि वो आपके जो प्रेफरेंसेस होती हैं, जो आपकी सोचने की अंदाज है, जो आपके करने का अंदाज है, उसको भी वो नोट कर रहा होता है कि बंदा किस जहानत का है। तो फिर वो उस हिसाब से वो जो डेटा होता है जनरेट करता है। अगर आप कहेंगे कि आप कैपिटलिज्म के हामी हैं, ठीक है, कि आपको सोसाइटी से कोई गर्ज नहीं, आपको जस्ट अपने ग्रो करना है माली तौर पर, तो फिर वो आपको एज अ कैपिटलिज्म डेटा शेयर करता जाएगा। आप उसको कहेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं तो वो आपको पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजीज हैं उसके हिसाब से डेटा जनरेट करने लग जाएगा। आप उसको कहेंगे कि आप सिंध के हैं तो वो आपको सिंध के मिजाज के डेटा जनरेट करना शुरू कर देगा। तो ये उन्होंने मतलब रख दिया है कि जिस मिजाज का बंदा, जिस सोच का बंदा, उस हिसाब से उन्होंने डेटा जनरेट करना, उससे इन्होंने अपनी जान छुड़ा दी है। लेकिन हम कह सकते हैं ये भी दुरुस्त अमल तो नहीं है, लेकिन फिलहाल वो इसी पॉलिसी पर चल रहे हैं। और क्या आप समझते हैं नवाज के एआई जो है वो डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है? देखें, दोनों पहलू यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो क्रिएटिविटी का कातिल है। अब क्यों है, तो लोगों का यही अमल सामने आता रहा अमल कि आप उससे एप्लीकेशन भी लिखवा रहे हैं, आप उससे एसेज भी लिखवा रहे हैं, आप उससे हर चीज़ लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बुक्स में भी पहले एसेज लिखे होते थे, पहले एप्लीकेशंस लिखी होती थी, आप उसको कॉपी करते थे। तो ठीक है, ये सीखने के मरहला है। आप उसको पहले एकदम तो आप लिखना नहीं सीखते थे किसी भी चीज़ को। पहले आपने ऐसे दूसरा देखा तो उसको देखकर आपने ऐसे लिखना शुरू किया। पहले आपने एप्लीकेशन दूसरी देखी तो फिर आपने एप्लीकेशन लिखना शुरू की। तो आप उसको वैसे ही ऐसा सोर्स यूज कर सकते हैं, बुक सोर्स की तरह, कि किसी कोई एफिशिएंट तरीके से एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, एफिशिएंट तरीके से एसेज कैसे लिखना है, ये बुक से ज्यादा रिलायबल सोर्स है, क्योंकि ये जदीद मौजूआत पर भी लिख सकता है। बुक्स वही ओल्ड पैटर्न लिखा होता था, वही ओल्ड पैटर्न में ही चल रही होती थी। ये अपडेटेड वर्जन हम किसको कह सकते हैं, बुक्स का है। तो इसमें हमारी क्रिएटिविटी कत्ल नहीं हो रही, भर रही है। एक लिहाज से देखा जाए, दोनों जाविये हैं, दोनों जाविये से हम चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये कि हमें इन्होंने बहुत ज्यादा आसानी तो फराम कर दी है। अब वो एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, फिर जाकर या कंप्यूटर में टाइप करनी होती थी, फिर प्रिंट करानी होती है। अब जस्ट 1 सेकंड लगता है, आपने जनरेट की और उसको फोन प्रिंट का ऑप्शन दे दिया, एक आपका सोर्स आसान कर दिया, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए तो आसान है जो मतलब पहले से जानते हैं एप्लीकेशन के क्या पैटर्न है क्या। लेकिन एक नया बिगनर है, लर्नर है, उसके लिए तो वो पूरी एक चैलेंज होगा ना। उससे सीख रहा होगा कि किस तरीके से इसने एप्लीकेशन को लिखा, सब्जेक्ट में क्या है, किस तरीके से उसने उसको डेटा को लिखा है, उससे उसकी एफिशिएंसी राइटिंग में भरेगी, राइटिंग स्किल्स भरेंगे। राइटिंग स्किल्स क्या है, कॉपीनेस, मतलब कॉपी कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं फिर उसको अपना अंदाज अपना रहे हैं। तो वो आपको जनरेट कर रहा है डेटा, आप उसको जनरेट से फायदा उठा रहे हैं और आपके काम भी आसान हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये क्रिएटिविटी में इजाफा कर सकता है। जैसे कि आप मिसाल समझें, आप कोई काम मिलता है आपको,
स्कूल से असाइनमेंट के तौर पर या यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, कि आपने इस जगह से इस चीज पर आपने रिसर्च करने आती है। पहले मल्टीपल सोर्स होते थे, ज़हन उलझ सा जाता था नौजवान का। मतलब हम तो चीजों को मुख्तलिफ जराए से देखते हैं और फिर लिखते हैं, वो ज्यादा पुख्ता बात होती है। लेकिन जो नापुख्तगी होती है जहन में, वो क्या होती है, वो बहुत सारे मल्टीपल सोर्स को देखकर घबरा जाते हैं। ठीक है, अब वो उनको एक डेटा मैनेज और बड़े आइस की से साथ मिल जाता है, वो उसको लिखते हैं। अच्छा, वो सीखने का मरहला है, वो उनका रिसर्च का मरहला तो है नहीं ना। ये हम भी जानते हैं, टीचर्स भी असाइनमेंट्स वगैरह इसलिए ही सौंपते हैं कि उसका लर्निंग पीरियड है, वो सीख रहा है। ठीक है, वो उससे फायदा उठा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या करना है, बिलखुसूस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने क्या करना है, बंदा जो असाइनमेंट्स बनाकर आ रहा है, बंदा जो चीज लिख कर आ रहा है, आपने बंदे का नॉलेज चेक करना है। कहीं ऐसा ना हो वो सब कुछ लिख कर तो आ जाए, उसने अजबर ना किया हो। आप उससे शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लें कि कैसे आपने इस डेटा को, अब ये जहन बना लेना चाहिए एजुकेशनल मैनेजमेंट को, टीचर्स को, कि बच्चा चैट जीपीटी, डीप सीक और कोपायलट से लेकर आएगा डेटा। अब आपने क्या करना है, चलें भाई आप डेटा ले आए, आप इसको प्रेजेंट करें, उससे उसकी क्रिएटिविटी आप बताएं कम होगी ज्यादा होगी। पहले तो ये तो असाइनमेंट सबमिट हो गई, अब किस तरीके से किसने की तो अंदाजा नहीं होता था। अब उसको एक्सप्रेस करें, आपने जो नॉलेज गेन किया है उसको एक्सप्रेस करना। मेन चीज क्या होती है, नॉलेज सीखकर एक्सप्रेसिव ही होना होता है ना, कि हम इल्म हासिल करके बयान तो कर सकें। तो हमें एक्सप्रेसिव मूड पे आना पड़ेगा। हमें क्लास में, मतलब हम कह सकते हैं डिडक्टिव मेथड अपनाना होगा। बच्चों से क्या है कि अपना आउटपुट दें हमें। ठीक, आप पढ़ाते पढ़ाते कि कल हमारा टॉपिक इस मौजू पर है, आपने अगर आउटपुट देना है और बच्चे पढ़ कर आएंगे तो आपको क्लास लेने में भी मजा आएगा। बच्चों को एआई सिखाया जाए। ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी को बहुत लेट एक्सेप्ट किया है, जिसका खुमियाजा हम आज भी भुगत। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें हम आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बात से मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ, वो ये कि जो ट्रेनर है, ट्रेनर नीड्स द ट्रेनिंग। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आज के जो हमारा जो तालीमी जो निज़ाम है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, अब जैसे अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक टाइम हो गया, ठीक है, अभी करंट जो है वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में इस साल जो है वो 2025 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस साल इस डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया है। दैट मीन कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो इसके ऊपर देखें, जो पायनियर जो होते हैं, इनके ऊपर क्या होगा, वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, आप जो है वो बच्चों को एआई पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ही इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। मीन कि हम टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा हम जो वो लेट इस चीज़ को हम समझ पाएँ, लेकिन अब जब समझने की जब हमें आ गई ये बात, तो हम स्टूडेंट को हम डायरेक्ट समझाने से पहले जो ट्रेनर होता है उसको ज़्यादा ये चीज़ समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट जो वो ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, एक किताब है जिसमें डिसिप्लिन एंड पनिश की, ठीक है, अब उस किताब के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, वो ये कि जो प्रिजनर जो है वो एक पहले जो प्रिजन होता था, ठीक है, आज का जो प्रिजनर वो क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें जाते हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं या इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, इसी तरीके से कायदे यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, वहाँ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक स्टूडेंट यूनियंस है। ठीक है, अब बच्चा जो है सियासत की तरफ भी आ रहा है, पॉलिटिक्स की तरफ भी आ रहा है, और उसी तरीके के साथ दूसरी जो है वो अपने जो वो एक्टिविटीज उसमें भी वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है कि अगर आप ज़्यादा जो वो गेम की तरफ आते हैं, ज़्यादा इस जो पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, तो इस पॉलिटिक्स के अंदर पेरेंट्स जो है वो इसको डिनाई करते हैं। ठीक है, इवन जो यूनिवर्सिटीज के जो इदारे होते हैं वो भी क्या करते हैं, पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इस तरफ जो जा रहा है। अब जो प्रिजन जो है, यानी कहने का मतलब ये कि मेंटल जो अप्रोच है, हमारे पास जो एक कल्चर है, ठीक है, उस कल्चर के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल, ठीक है, और उस चीज को हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है और वर्स्ट क्या है, चीजों को हम समझ ही नहीं पाते। अब आज के जो हमें अब इस वक्त नीड है एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, हमें नीड है चीजों को ग्रोथ करने की, हमें एक पॉलिटिक्स के अंदर या ओवरऑल से, इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर भी। अब एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, पेरेंट्स का फोकस है डॉक्टर, पेरेंट्स का फोकस है इंजीनियरिंग, ठीक है, और वर्ल्ड जो है वो एआई और इस तरीके इतना फास्ट इतना आगे जा चुका है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो यूथ है वो इस तरीके से किस तरीके से कॉम्पीट कर पाएगी, क्योंकि इतना बड़ा गैप, इस गैप को, इस ब्रिज को किस तरीके से ब्रेक करेगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये दो सवाल हैं बेसिकली ना। इन दो चीजों को हम अलग करते हैं। एक तो जो टेक्नोलॉजी के हम बिल्कुल प्रिजनर बनते जा रहे हैं, ठीक है, ये एक अलग पहलू करते हैं। दूसरा कि हम उस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जाएं और कैसे उसको एक्सेप्ट करें और कैसे हमें उसको अपनाना चाहिए। देखें, अब दुनिया में एक नया मॉडल आ गया है STEM के नाम से, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स।
ये सब चीज़ किसी ना किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने में पाकिस्तान उतना लेट नहीं हुआ जितना साइंस और टेक्नोलॉजी को लेट करने में हो गया था। आप ठीक देख है। सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने अपने पंजे गाड़ दिए थे सारी जगहों पर, और हम 2G में ही लगे हुए थे। हमें 3G में आते आते पता नहीं कितने साल लग गए, और जब आया तो हम बहुत पीछे रह गए थे। बिल्कुल। और 4G तो अब आ गया था। अब 5G जब आ रहा है दुनिया में, तो पाकिस्तान चाइना के साथ ही खड़ा है, इंडिया के ठीक साथ है। ही खड़ा है कि ठीक तीनों है। मुल्क साथ ही अडॉप्ट करेंगे 5G। खैर, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के लिहाज से थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, जैसे आपने जिक्र किया कि अल्लामा इकबाल, मेहरान, सिंध, इन तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में AI के शोबाजात कायम कर दिए गए हैं। और दूसरा, किसी यूनिवर्सिटी में साल चल रहा है, किसी में मेड इन ईयर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट हुआ है तो एक बेहतरी की तरफ है। दूसरा, आपने जो मुअल्लिमीन हैं, टीचर्स हैं, उनके हवाले से कि वो अगर एडवांस होंगे AI में तो ही हमारा स्टूडेंट एडवांस होगा। बिल्कुल, ये बेसिक नीड है। जैसे हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक नीड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमारे मुअल्लिमीन, टीचर्स को भी ट्रेन होना पड़ेगा। और ये चैलेंज हमारे लिए, पूरी मुल्क के लिए है। अब देखें ना आप, अगर एक टीचर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पता है कि उसके बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, ठीक है, वो बच्चों को उसकी तरफ रागिब करेगा। बिल्कुल। और उसको पता है कि इसके डिमेरिट्स क्या है, इसके नुकसान, साइड इफेक्ट्स क्या है, वो बच्चों को उससे रोकेगा। और टीचर का एक बच्चे पर इन्फ्लुएंस तो होता है। बिल्कुल। तकरीबन आपकी क्लास के 80 to 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को आइडियलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल तक बच्चा आइडियलाइज करता है अपने टीचर को। वो देखता है, टीचर से सीखता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। ये अल्लाह ने उन बच्चों की नफ्सियात में ये चीज रखी, और टीचर का एक इम्पैक्ट होता है, बच्चों के साथ इतना टाइम गुजारा होता है। जब बच्चा टीचर के हवाले है, वो जैसे इल्म में उनको गाइडेंस कर रहा है, सिखा रहा है, और सीख भी रहे हैं। आपने देखा कि बच्चे हमारे कुछ ना कुछ हद तक साइंस में भी कुछ डेवलपमेंट करना शुरू हुई है, अब कुछ ना कुछ तक वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो टीचर की बदौलत है। अब टीचर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना हमारे वेलफेयर स्टेट का काम है, जो बराए नाम वेलफेयर स्टेट है। अब उसका काम है कि ये जो रिमोट एरियाज हैं वहां तक अपने उन टीचर्स को पहुंचाए, रसाई दे, कि वहां तक जाकर उन बच्चों को वो संभालें। सिर्फ ये अर्बन एरियाज के लिए नहीं है AI। हमारा अर्बन एरियाज पाकिस्तान के अगर देखा जाए ना, इतना ज्यादा नहीं है, सिंध का बिलखुसूस इतना ज्यादा नहीं है। हमारे रिमोट एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां बहुत ज्यादा नीड है इसकी। वहां का बच्चा बहुत क्रिएटिव है, आप उसकी क्रिएटिविटी को उजागर करें। अब जरूरत ये हो गई कि पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से तो फौरन इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, और इसके जितने भी सिलेबस हैं उसको ओवरव्यू करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक लाजमी सब्जेक्ट की हैसियत से शामिल किया जाना चाहिए कि बच्चा 3rd 4th क्लास से इसको स्टार्ट कर दे। और जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज समथिंग एल्स। अगर हम कंप्यूटर को और आर्टिफिशियल को इंटेलिजेंस को मिलाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तक तो इंटरलिंक है, लेकिन आगे जाकर कंप्यूटर अलग चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग चीज है। कंप्यूटर में मसनूई जानत नहीं है, ये जानत नहीं है, ये आपकी कमांड पर चलता जा रहा है, लेकिन इसका आउटपुट वही होगा जो आप इससे रिक्वायर्ड कर रहे होंगे। लेकिन आपका आउटपुट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके चीजों उसके बरक्स भी आ सकता है, आप उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, दूसरी चीजें करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना टीचर के लिए नागुज़ीर हो गया है, उसे लाजमी सीखना होगा। और ये टीचर अगर स्टेट हमें ना भी सिखाती तो टीचर कोशिश करे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज, हम AI के जितने भी कोर्सेज हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, हम किसी ना किसी तरीके से सीख सकते हैं और अच्छे तरीके से भी सीख सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा आपने पहलू सवाल का था वो कि हम प्रिजनर्स बनते जाने टेक्नोलॉजी, इंडीड ये 100% बिल्कुल ऐसी ही है। आप देखें हर घर में बच्चे और जो लोग हैं वो मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं, दे आर एडिक्टेड ऑफ मोबाइल। वो दिन में 10-10 12-12 घंटे मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। इतने एडिक्टेड तो कोई किसी और चीज़ का भी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके एडिक्टेड हम हो जाते हैं, लेकिन ये जो एडिक्शन है टेक्नोलॉजी की, ये कुछ और ही चीज़ है। आप घंटों, कुछ लोग तो 12 घंटे से भी तजावुज़ कर जाते हैं, वो जस्ट मोबाइल यूज़ करते करते, सर कोई बस स्क्रोलिंग कर रहा है, कोई मकसद नहीं है ना। हमारा नौजवान नस्ल इसमें ज़्यादा आदी हो चुका है, कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा, कोई मतलब कि कोई चीज़ उसको हासिल नहीं हो रही, वो जस्ट स्क्रोलिंग कर रहा है, या तो मीम्स देख रहा है या वीडियोस देख रहा है, या फिर वैसी जनरली कोई पोस्ट वगैरह घुमाता जा रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ये उसका टाइम लॉस्ट हो रहा है, जो कि उसके लिए सबसे कीमती चीज़ थी। बिल्कुल। तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक हमारी, अगर कहूँ कि साइकोलॉजी की तरफ है तो गलत नहीं होगा,
इंसान की यहाँ पर काउंसलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर तरबियत की ज़रूरत है कि मोबाइल एक टूल है जिसके ज़रिए हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ इसको रखें, अपने दोस्तों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप रखें, फैमिली के साथ हेल्दी रिलेशनशिप रखें। आप फैमिली में बैठे हैं तो फैमिली को इग्नोर करके मोबाइल में लगे रहेंगे और 12-13 घंटे मोबाइल में लगा देंगे, इट्स नॉट फेयर। बिल्कुल ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जो जहनी हमारी हालत है उसको भी मतलब डाउन कर देती है और हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी इसके बड़े इम्पैक्ट पड़ते हैं। आप एक जगह बैठे हुए 12 से 13 घंटे यूजलेस काम में मसरूफ हैं, ना आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही, ना आपकी कोई मेंटल ग्रोथ हो रही, ना कोई मेंटल एक्टिविटी हो रही, तो आपके सर में दर्द हो जाएगा, भारीपन हो जाएगा और फिर वो आपको डेफिनेटली डिप्रेस में होते जाएंगे आप। ठीक, टेक्नोलॉजी का आदी होना ये है। फिर आपने एक और चीज़ कहा था कि जो नौजवान नस्ल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ लीडरशिप यानी पॉलिटिक्स की तरफ भी आना चाहिए। बिल्कुल ये उनका राइट है। हम देखते हैं कि जितनी भी मतलब एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, एहतजाज करते हैं हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ, वो पार्टिसिपेशन करते हैं पॉलिटिक्स में, उनके लीडर्स तभी पैदा होते हैं। पाकिस्तान में लीडरशिप का बहरान की एक बड़ी वजह यह है कि हमारी स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स से हटाया जाता है कि एक गलत चीज़ है। हालांकि पॉलिटिक्स तो एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर एक नेगेटिव चीज़ होती तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स हमारे नेगेटिव ही होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हर चीज़ में होती है। हमारे स्टूडेंट्स जब पॉलिटिकल कैंपेन में पॉलिटिकल चीज़ों में इंगेज होंगे तो ही लीडर्स निकलेंगे। अब हमारे बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी में और घूम फिर कर क्लासेस लेकर घर आ जाते हैं तो उनमें क्या लीडरशिप की स्किल्स आएंगी? लीडरशिप की स्किल्स तब आएगी जब वो किसी चीज़ को लीड करेंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो पाबंदी एक लगाई जाती है हमारी जामियात में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कि स्टूडेंट्स जो तलबा तंजीमें हैं, स्टूडेंट्स यूनियन है, उनको बंद किया हो, उसको बहाल किया जाए। बिल्कुल ठीक। ये एक विजनरी लीडर्स पैदा करने का बहुत कवी मजबूत जरिया है जिसको हमने ताला लगा दिया है। अब आपकी इसी बात को मैं कंटिन्यू करता चलूँ कि जैसे कि आपने लीडरशिप की बात की और जो पॉलिटिक्स की और स्टूडेंट की जो उसमें रोल होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो एक ब्लेजिंग कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ को भी हमारे यहाँ पर ब्लेजिंग में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अब एक कॉपी कल्चर का जो एक अलमिया जो है वो एक ऐसा जो है वो कि यूँ कहें कि एक काला साया जो है एक वक्त से हम पर जो है वो नमूदार हो चुका है। ठीक है, जो कॉपी कल्चर का जो सिस्टम, अभी जो कॉपी कल्चर उसमें फिर आ जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चैट जीपीटी की सूरत में। ठीक है, अब जो ये जो है, आपको नहीं लगता है कि कॉपी कल्चर में इस चीज़ का होना ये एक इसको ब्लेजिंग के तौर पे ले रही है यूथ यहाँ की? अच्छा, उसी का दूसरा ये है, इसी को अगर मैं कनेक्ट करता चलूँ, जो हमारे पास जो करंटली जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक गलत वे से इसको जो लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर कोई अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसको मैंने कैरेक्टर एसेसिनेशन की तरफ जो यूथ ले जाती है, उसमें फिर उसकी वीडियोस में उसकी जो पिक्चर्स जो होती है उसमें वो एक तरीके की एडिटिंग करके वो सारा कुछ करके एक बिगाड़ आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कि अगर हम कहें कि ये जो ब्लेजिंग है, ठीक है, वो हमारे लिए कर्ज की तरफ लेके जा रही है हमें। ठीक है, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि जो कॉपी कल्चर सिस्टम है उसमें एआई कैसे फैसिलिटेट कर रहा है। देखें, कॉपी कल्चर एक्चुअल में हमारा क्रिएटिविटी किलर है। हमारी जो जहानत है, जो हमारी तख्लीकी महारत है, उसको कत्ल करने का जरिया कॉपी कल्चर है, ना कि एआई। जैसे कि अगर देखें, एआई के आने से पहले भी हम इसी लत में, इसी आदत में मुब्तला थे, जो बुरी आदत हम में आ गई है। अच्छा, मेरे दोनों जगह पर एक्सपीरियंस रहा है। मैं पंजाब में रावलपिंडी और इस्लामाबाद, और यहाँ सिंध में। तो यहाँ देखा है कि मतलब हर बच्चा मतलब चीटिंग में लगा हुआ है, हर बच्चा, और कोई उसे रोकने वाला नहीं। अगर रोकते हैं तो, अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ, एक टीचर ने किसी लड़के को रोका ना, तो क्या हुआ, उस टीचर को एक औताक में बुलाया जाता है, उससे बच्चे से माफ़ी मंगाई जाती है और उसको ज़द-ओ-कूब भी किया जाता है। ये टीचर्स को मतलब जो रोक रहा था उसका ये हाल है। तो हमारा जो फेडरलिज्म वाला सिस्टम जब तक सिंध में है तो ये कॉपी कल्चर और ये चीज़ें बरकरार रहेंगी और हुकूमत भी इस पर स्ट्रिक्टनेस नहीं लेती। लेकिन जब मैं पंजाब में जब देखता हूँ और फेडरल में जब मैं इस्लामाबाद में देखता हूँ, तो वहाँ से कॉपी का सिरे से कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल होने से पहले आपकी बड़ी सख्त चेकिंग होती है, मोबाइल, पैच, इवन कि ये हुआ एक लड़का अपने हाथ पर लिख कर आ गया ना, मतलब एग्जाम से अपने हाथ में जस्ट वो हेडिंग लिख कर आ गया बीएड के पेपर्स में।
अच्छा, मेरा भी सेंटर रावलपिंडी में लगा हुआ था, मैं बीएड के जब एग्जाम दे रहा था, और वो लड़का आ गया तो इन्विजिलेटर ने देख लिया, उसके हाथ पे लिखा हुआ, इन्विजिलेटर ने खड़ा किया, तो वहां के लड़के एहतजाज करने लगे इसको आउट करें, वो भी आउट करा उसके पेपर लेकर, लेकिन वो रोने लग गया, सर कि मेरे पास फीस के भी पैसे नहीं होंगे, अगर आप मुझे इनायत कर दें। तो उसने उसके हाथ पे रेस किया और बोला मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूँ कि तुझे बिठा रहा हूँ, कल को तुम टीचर्स बनकर हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तुम खुद चीटिंग में मुब्तला। लेकिन जब सिंध में आते हैं तो कोई एहसास नहीं है, कोई इस हवाले से कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सूबे में इसकी बेहतरी की गुंजाइश है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक फैसिलिटेशन का जरिया इसलिए बन रहा है, वहां पर तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं भी था तब भी चीटिंग हो रही थी, चैट जीपीटी से पहले मोबाइल पे भी हो रही थी, बुक्स में भी हो रही थी, हर चीज से हो रही थी। तो हमें इस सिस्टम को खत्म करना कि बंदा एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल होने से पहले उसका मोबाइल, उसकी कॉपीज, किताब सब ले ली जाए, तो फिर उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसके हवाले से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट को होना होगा, और ये बेहतरी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, वरना वो हमारी क्रिएटिविटी का किलर सबसे बड़ा ये कॉपी कल्चर है। दूसरा, आपने कैरेक्टर एसेसिनेशन की बात की, और ये जो किरदार पे बनाने के हवाले से वीडियो वगैरह बनाई जाती हैं, तो रिसेंटली हमें ये देखने को भी मिला है कभी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे मामला ऐसे हुए हैं जिसको फिर पता भी लगाया गया कि ये एआई जनरेटेड हैं। अच्छा, एआई वैसी चीज है जैसे आपके पास मोबाइल है, इसके पॉजिटिव यूज भी हैं, नेगेटिव यूज भी हैं। हर चीज के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, चाहे वो आग हो, पानी हो, हर चीज हमारी बुनियादी जरूरत की चीज है। तो एआई के भी कुछ डिमेरिट्स तो हैं, और उसमें से एक आपने अभी डिस्कस किया है। अच्छा, जब हम कोई रिसर्च पेपर्स लिखते हैं या कोई रिसर्च डिजर्शन लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, अच्छा उसमें जब हमारा पब्लिश होने से पहले चेक किया जाता है टर्निटिन नामी सॉफ्टवेयर से हमारा प्लेजरिज्म, इल्मी सिरका। अच्छा, वो बता देता है कि आपने फला मवाद कहां से उठाया है, फला मवाद कहां से उठाया है, यहाँ सिमिलरिटी मिल रही है उस जगह से। एआई डिटेक्शन का टूल भी आ गया है, वो बता देता है कि क्या आपने चैट जीपीटी, डीपसीक या ग्रोक से उठाया हुआ, ये सब एआई जनरेटेड है। मतलब हम इतना एडवांस तो हो चुके हैं। अब आप देखें कि हमारे पास जो फेक वीडियोस बना रहे हैं एआई जनरेटेड, उसमें भी हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए हैं जहां से हमारा उसका पूरा फॉरेंसिक हो जाता है। हमारे एफआईए के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिसमें पता चल जाता है कि ये वीडियोस कौन सा आईपी एड्रेस से जनरेट हुई, कौन से टूल से जनरेट हुई, कब हुई, और सबसे पहले किसने इसको पोस्ट किया। उस वीडियोस को जस्ट आप उस सॉफ्टवेयर में करते हैं अपडेट, तो वो पूरी उसकी मतलब एक पूरी ग्राफ आ जाती है, उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है, वो बता देता है। तो उस बंदे को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। अब ये जो टूल है ना, ये टूल आम करने की जरूरत है, हर पुलिस स्टेशन में इस टूल का होना जरूरी है, क्योंकि ये फेक वीडियोस का जो तूफान है ये ऐसा ही है जैसे आप किसी से नफरत करें, किसी से दुश्मनी करें, तो आप सबसे पहले यही काम करेंगे। ठीक। तो हर थाने में, हर पुलिस स्टेशन में इसका होना जरूरी है, ताकि बात एफआईए से पहले ही पुलिस स्टेशन वाले ही इसको चेक कर लें कि आया कि फेक वीडियो किसने जनरेट किया है। ठीक ठीक। अच्छा, इस वक्त जो है वो एक बड़ी एक रेस चल रही है, जिस तरीके से एक कम्युनिज्म और कम्युनिज्म की बात करें और या कैपिटल्स की बात करें, उसी तरीके से जो है वो वर्ल्ड में ये भी एक बड़ी एक है कि डीप सीक की अगर बात करते हैं या फिर चैट जीपीटी की बात करते हैं, ठीक है, एक वो क्लैशेस जो है ना इस तरीके के। अब डीप सीक में अगर हम देखते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है कि वो कहीं ना कहीं उसके अगर पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, यानी कि वो अगर हम लिखते हैं तो वो उसका रिटर्न में जो है उसको क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो और उसी की तरह अगर चैट जीपीटी की अगर बात करें तो उसमें ये चीज़ हमें नजर आती है। सो अब यहाँ पर एक स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक, उनमें भी इस तरीके के है कि वो किस चीज़ को प्रेफर करें, डीप सीक या चैट जीपीटी। अच्छा, ये है हमारे, मैंने जैसे कहा कि टीचर को अवेयर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, टीचर अवेयर होगा तो ये बच्चों को डिलीवर कर सकेगा चीज। अच्छा, डीप सीक के अपने पॉलिटिकल एजेंडाज होंगे क्योंकि उन्होंने बनाया है। कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए चैट जीपीटी का अपना एजेंडा होगा जिसके लिए वो बनाया गया है, ठीक है। हर मुल्क हर अपनी पॉलिसी के मुताबिक चीजों को डेवलप करता है, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट को पायलट बना रहा है तो वो अमरीकी अपनी अमरीकी आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना तो चाहिए, ठीक है। खैर, वो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जनरेटिव मेथड में तो वो आपके मिजाज के हिसाब से डेटा देता है, लेकिन जब आप न्यूट्रल होकर कुछ चीजें देखते हैं तो आप सही कह रहे हैं, वो सोशलिज्म को एक चीज प्रमोट करेगा, उसकी तरफ जा रहेगा, एक कैपिटलिज्म की तरफ प्रमोट करेगा। तो अहम चीज ये है कि आप आया किस काबिल है कि किस चीज को किस तरीके से इस्तेमाल करना। आपके लिए चैट जीपीटी भी यूजफुल है, डीपसीक भी यूजफुल है, कोपायलट भी यूजफुल है, हर एक के अपने फंक्शंस हैं। सिर्फ एक जैसा डेटा जनरेट नहीं करते हैं,
डेटा में भी कई लिहाज से फर्क होता है। आप अगर किसी एक से कहते हैं कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो वो दूसरे उसमें देगा पर्सपेक्टिव में, एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देगा, तीसरे पर्सपेक्टिव में देगा। तो जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तानी इस काबिल हो जाए कि वो अपना कोई चैट बोट डेवलप कर ले। अब तो आगे चल पर ये कहानी, अब एआई एजेंट्स आ गए हैं। जैसे चैट बोट था वो एक जर्नल था, सब कुछ पूछे सब कुछ। अब वो एजेंट इसलिए डिजाइन किए जाते हैं कि जस्ट आपकी जो किस लिहाज से उसको यूज करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, एजुकेशन के लिए यूज करना चाह रहे हैं, उसको उसी तरीके से तरतीब देंगे। सबसे पहले चाइना ने इसमें पहल की है। अच्छा, ये ओपन एआई से मात ले गए हैं, दे गए। अब उनके सर्च इंजन हो गया समझो वो एक तरीके से, उसमें आपने अपना मिजाज पहले से अपडेट कर दिया कि ये बंदा प्योर एजुकेशनिस्ट है, इट इज यूज फॉर एजुकेशन। तो अब वो एजुकेशन के हवाले से ही आपको प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट करेगा और वही जनरेट करेगा आइडियाज और डेवलपमेंट। अच्छा, इसी तरीके से मतलब हमें थोड़ा सा मोहतात रहते हुए इसका इस्तेमाल तो करना होगा, और ये मोहतात हमें करेंगे हमारे जो सिखाने वाले होंगे, यानी कि इनकी ये जिम्मेदारी भी हमारे एजुकेशनिस्ट लोगों पर होती है, हमारे पॉलिसी मेकर्स पर होती है, और बिलखुसूस हर उस्ताद पर होती है जिसके पास बच्चा एआई सीख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे मैंने कहा कि वो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग के साथ साथ एक कर्स भी है, ठीक है। चाहे वो जेंडर बेस्ड वॉयलेंस की तरफ आए, ठीक है। अभी रिसेंटली देखते हैं इंडेक्स में ये देखने को मिलता है कि जो ऑलमोस्ट 45% 45 to 48% जो है वो 18 साल से जो 24 साल की जो एज है उसमें देखने को मिलता है कि जो साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। और उसी में से जो है वो कोई 8 से 9% जो है वो बिल्कुल जो नौजवान जो बच्चे हैं वो सी में साइबर स्टॉकिंग में जो है वो ये इंडेक्स में जो है बताया गया है। तो ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन वही है कि किसी चीज़ को आप किस तरीके से समझते हैं, किसी चीज़ को आप किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी एज और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम जहाँ पर एक ऐसे प्रिजन में हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको बोलना इतना है जितनी वो इजाज़त दी जाती है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो एज सच क्वालिटी नहीं है उसमें, ठीक है। चाहे वो हमारा बेसिक एजुकेशन का निज़ाम हो, स्कूल की अगर हम बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, या यूनिवर्सिटी के निज़ाम की अगर हम बात करते हैं, हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें ऐसे ही निज़ाम नज़र आता है कि जहाँ पर जो ह्यूमन की जो एक सिक्योर जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे वो हेल्थ की इंडस्ट्री की बात करते हैं, कुछ लोग जो है उस चीज़ को जो वो यही वजह है कि हम इतने ज़्यादा पीछे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ों को बिल्कुल समझ पाएंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेडिकल इंजीनियरिंग, इससे भी आगे कुछ है जहां पर हम कॉम्पीट कर सकते हैं। जी, आपकी बात काटा, सॉरी। एक चीज डिस्कस करना यहाँ जरूरी समझूंगा कि इसके एजुकेशनल इम्पैक्ट्स जो हैं वो भी बड़े अच्छे जो हैं, उसको भी डिस्कस करना मैं जरूरी समझूंगा। एक तो ये कि टीचर के लिए किस तरह फायदेमंद है इसके एजुकेशनल इम्पैक्ट में। टीचर अपना लेसन प्लान 1 मिनट में बना सकता है। पहले उसको देखना होता था लेसन, उसके लिए तैयारी करनी होती थी। अब जस्ट वो टॉपिक देता है और 10 सेकेंड्स के अंदर उसका लेसन प्लान आकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल, तो ये बहुत आसान हो गया। दूसरा, स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से कि 4 टीचर्स हैं, 4-5 क्लासेस हैं, इनको हैंडल करना, ये सब्जेक्ट्स ये पढ़ाएंगे, और उसको आपने कमांड दे दी, फौरन वो टाइम टेबल जनरेट कर देता है। इसी तरीके से आप उसको बेंजामिन ब्लॉम्स, नाम सुना होगा? जी हाँ, ब्लॉम्स टैक्सोनॉमी भी उसने दी थी। अच्छा, उसने अपनी एक थ्योरी दी थी, वो थी सिग्मा प्रॉब्लम ट्यूब। सिग्मा प्रॉब्लम ट्यूब पर अगर हम देखा जाए तो वो कहते थे कि एक स्टूडेंट के लिए एक ट्यूटर हो तो स्टूडेंट की जो कैपेसिटी होती है सीखने की, आईक्यू की, वो डबल हो जाती है। सीखने की जो उसकी वो होती है, अगर 48% बच्चे की एवरेज है तो वो भरकर 96% हो जाती है। अगर बच्चा 23% यानी लेस देन एवरेज है तो भरकर 56% वो एवरेज में आ जाएगा। अगर बच्चा एवरेज है तो वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में आ जाएगा। तो अब ऐसा तो नामुमकिन है कि एक बच्चे के लिए एक ट्यूटर हो, लेकिन अब ये एक आसानी हो गई है कि आपको जो काम मिलता है जिस तरीके से मिलता है, आपने जस्ट अपने पास उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्स को ले लिया, आप उसका पॉजिटिव यूज करें कि आज सर ने ये सिखाया था, आप जस्ट उसमें वॉइस ऑन कर दें और बोले कि आज सर ने मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिखाया है, उसके हवाले से मुझे थोड़ा सा समझा दें। अब वो आपको बोलकर समझाता रहेगा क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की कितने क्लासिफिकेशन किया जाता है, कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसी तरीके से हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को आप बता दें तो फौरन बताना शुरू कर देगा।
कोई प्रेजेंटेशन है, कोई चीज देनी है, तो आप gamma.ai पे जाएं, उसको कहें कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, स्लाइड्स बन जाएंगी 10 से 15, आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक। तो ये बहुत आसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी एजुकेशनल चीजों को कर दिया है। ये इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी अच्छे होंगे मुरतब, अगर हमारे पॉलिसी साज इसको इसी तरीके से अडॉप्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ आज का हमारे सेशन आपको पसंद आया होगा। नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।